नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कवि त्रिलोचन और उनकी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती पर आधारित यह कार्यक्रम। त्रिलोचन की यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। कविता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर अजय तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं। भाषा, साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर हरिमोहन शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा साहित्य शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार मित्रों, आज हम प्रगतिशील काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि त्रिलोचन और उनकी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती पर चर्चा करने जा रहे हैं। त्रिलोचन जी गांव समाज के जनजीवन की विडंबनाओं को इतने सहज सरल तरीके से प्रस्तुत कर जाते हैं अपनी कविता में कि वो मार्मिक हो जाती है। त्रिलोचन जी और उनकी कविता पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर तिवारी, त्रिलोचन जी पर हम पहले बातचीत कर लें, त्रिलोचन जी का संक्षिप्त परिचय जान लें। क्या ही अच्छा हो कि आप थोड़ा संक्षेप में उनका परिचय दे दें। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कहा कि वो गांव देहात से जुड़े थे और सादगी और सरलता से कविता लिखते थे, ये सादगी और सरलता उनके पूरे जीवन में थी और उनके पूरे व्यक्तित्व में थी। वो अवध के रहने वाले थे, सुल्तानपुर ज़िले के। अच्छा। और बाद में उन्होंने अवधी में कविताएं भी लिखी। जी। उनकी अर्घान एक महत्वपूर्ण संकलन है। अर्घान का मतलब होता है सुगंध। वो जो बसंत के बाद वो बौर वगैरह आते हैं तो आम के बौर की महक, वो अर्घान है। उसी तरह अमोला लिखा उन्होंने बरवै छंद में, और बरवै छंद में रहीम के बाद अमोला लिखने वाले त्रिलोचन सबसे महत्वपूर्ण कवि हुए। तो एक तो ये है उनका कि गांव से जुड़े थे, तो गांव के जीवन, संस्कृति, भाषा का निर्वाह उन्होंने बहुत दिनों अंत तक किया। दूसरी बात यह है कि त्रिलोचन भाषाओं के बड़े जानकार थे। तो उनके यहाँ शब्दों का प्रयोग बहुत नाप तौल के किया गया है। और जिस भी शब्द का उपयोग करते थे, चाहे वो संस्कृत से लिया हो, चाहे अवधी से लिया हो, चाहे अरबी फारसी से लिया हो, या जहाँ से लिया हो, उसका वो ऐसा सटीक इस्तेमाल करते थे कि उनकी भाषा में दुरूहता या बोझिलता नहीं आती थी। ये उनकी दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि निराला के बाद हिंदी कविता में चरित्रों को लेके जिस तरह की कविताएं सबसे पहले त्रिलोचन ने लिखी या उनके दूसरे साथियों नागार्जुन ने, केदार ने लिखी, उनमें त्रिलोचन का निश्चित रूप से बहुत बड़ा महत्व है। नगई महरा, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, इस तरह की अनेक कविताएं उनकी हैं। तो ये चरित्र होते हैं, इन पर कविता लिखना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए कि चरित्र को आप खड़ा करें, फालतू चीज़ें ना आएँ,
और उनका परिवेश पूरा खड़ा हो जाए और उनका मनोविज्ञान भी आ जाए, तो ये बहुत कठिन चीज़ होती है। इनके जैसी सादगी के साथ जब लिखा जाए तब वो और कठिन होता है। तो त्रिलोचन ने इस कठिन साधना को सफलता से सिद्ध किया है। ये उनकी तीसरी विशेषता है। और अंतिम बात यह है कि त्रिलोचन जी, पता नहीं उन्होंने कहीं से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी या नहीं की थी, लेकिन उनके नाम के साथ त्रिलोचन शास्त्री जुड़ा हुआ था। और वो इतने विद्वान थे कि शास्त्री उनके लिए सबसे उपयुक्त था। परंतु उनका वास्तविक नाम तो शायद वासुदेव वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। अच्छा, वासुदेव सिंह था। तो लेकिन अब उस नाम का कोई औचित्य नहीं, अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि त्रिलोचन थे और त्रिलोचन के रूप में ही हिंदी जगत उनको जानता है और वही उनका वास्तविक नाम हो गया। क्या बात है डॉक्टर तिवारी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया त्रिलोचन जी का। कविता की व्याख्या करें इससे पहले आप कविता का पाठ कर दें तो विद्यार्थियों को समझने में आसानी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। वाह। चंपा सुंदर की लड़की है। अच्छा। सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। क्या बात है। क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह, चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। वाह, कलकत्ते पर बजर गिरे। आपने इतना भाव में पाठ किया है इस कविता का कि कविता से सामने चंपा ऐसा लगता है कि सामने खड़ी हो गई है आकर। अब डॉक्टर ये साहब, तो त्रिलोचन जी की विशेषता है डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब इसकी थोड़ी व्याख्या प्रस्तुत कर दें। अभी आपने देखा कि ये कविता शुरू होती है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती से, और कविता समाप्त होती है कलकत्ते पर बजर गिरे। तो एक तरफ गांव की अविकसित अवस्था में रहने वाली एक लड़की है जो अशिक्षित है, तो पिछड़ापन और अशिक्षा एक तरफ है, और दूसरी तरफ कलकत्ता है जो विकास का प्रतीक है। जिस समय की कविता है, जैसे आता है गांधी बाबा, हाँ, महानगर है तो हाँ महानगर है, लेकिन गांधी बाबा की इच्छा है, तो वो गांधी के प्रभाव वाला दौर है जब गांधी देश को जागृत कर रहे थे। मतलब ये कि अभी अंग्रेजों का शासन है और स्वाधीनता की लहर चल रही है। तो ये औपनिवेशिक भारत में, यानी गुलाम भारत में की परिस्थितियों में लिखी गई कविता है। तो उस समय कलकत्ता विकास का एक, आधुनिक विकास का एक प्रतीक था। तो एक तरफ ये विकास है, जो विकास गांव के इन संबंधों को तोड़ रहा है, वहां से विस्थापन कर रहा है, और विस्थापन के साथ साथ बिखराव पैदा कर रहा है मनुष्य के जीवन में। तो
गरीबी, पिछड़ापन, लेकिन वहां आपस के संबंध बने हुए हैं। एक तरफ ये दृश्य है, दूसरी तरफ विकास, विस्थापन और विच्छिन्नता है, असंबद्धता है। इन दो के टकराव से इस कविता का पूरा भावबोध निर्मित होता है। इसके बिना, इस बात को समझे बिना इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए, आप अर्थ सीधा साधा है कविता का, लेकिन उस सीधे साधे के भीतर कविता में कितनी ताकत है और कितनी गहरी बात है, ये इसी से समझ में आती है। आप देखें, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीरती। अब ये अक्षर नहीं लिखा है, चंपा की भाषा है, अक्षर नहीं चीरती। ये त्रिलोचन की शक्ति है कि एक अक्षर शब्द लाके कवि अपनी तरफ से कह रहा है, लेकिन चंपा का पूरा चरित्र खड़ा कर दिया उन्होंने। सादगी का अंदाज है ये। और काले अक्षर न चिन्हना, ये एक मुहावरा भी है, बिल्कुल, तो एक मुहावरेदार भाषा है, ये पता चलता है। मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। अब आप इसमें देखें नाटकीयता है। मैं बैठ के पढ़ रहा हूं, तो पढ़ते समय बोल भी रहा हूं, वो खड़ी है, चुपचाप सुन रही है और हैरान होती है कि ये काले काले जो चिन्ह बने हुए हैं, इन चिन्हों से ये सब ध्वनि कैसे निकल, ये सब स्वर कैसे निकलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना, काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये उसके लिए आश्चर्य की बात है। जो पढ़ा लिखा है उसके लिए काला अक्षर बहुत अर्थपूर्ण है, लेकिन चंपा के लिए वो भैंस बराबर है। दूसरी बात ये आप देखेंगे कि अब यहाँ पर चंपा का पूरा पारिवारिक और सामाजिक वातावरण दिया गया है। हाँ, दोनों चीजें हैं। सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, वो गाय भैंसे रखता है, और चंपा चौपायों को लेके चरवाही करने जाती है। तो अब आप इसमें दो बातें ध्यान दें। एक तो छोटी छोटी 4 पंक्तियों में इतनी कसावट है कि सारे जरूरी विवरण आ गए हैं, साथ साथ चंपा का पूरा सामाजिक मानसिक वातावरण भी आ गया है ना। वो ग्वाला और चरवाहा, वो बाप बेटी हैं, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा काम है, गांव के उस समाज व्यवस्था में ऐसे ढंग के काम होते हैं जहां पूरा परिवार उस काम में लगा रहता है। कलकत्ते के काम में पूरा परिवार नहीं लगा रहता, पति चला जाएगा, पत्नी यहां रह जाएगी। तो वो विकास, बड़े वो तरीका और एक ये तरीका जो गांव का है, चंपा इस बात से परिचित है और इससे जुड़ी हुई है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहां आप देखें कि त्रिलोचन इस छोटे से विवरण के जरिए 2 तरह के सामाजिक ढांचों की या 2 तरह के सामाजिक जीवन की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ऊपर से कुछ नहीं कहा जा रहा है, ऊपर से लेकिन दोनों का अंतर स्पष्ट कर दिया गया है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं, पाता हूं अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूं। तो नटखट है, उसके लिए छोटा खेल है कि अब इसका मतलब है चंपा मुंह लगी बच्ची है। तो इसमें चंपा का स्वभाव पता चलता है कि चंचल है, और कवि की मनोभावना पता चलती है कि वो कैसा, उसके प्रति कितना स्नेह, कितनी ममता रखता है कि चंपा उनको छेड़ती है, कलम हटा देती है, कागज गायब कर देती है। वो परेशान होते हैं, खोजते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं होते, है ना। तो ये बड़ी भारी चीज है। तो ये कैसे 2 मनुष्यों का आत्मीय संबंध झलकता है, ये दिखाई पड़ता है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। अब इसमें एक तो कागज गोदना मुहावरा है, यानी फालतू लिखा पढ़ी करना जिसका कोई मतलब न हो या निरर्थक काम करना, ये कागज गोदना है। तो मैंने पहले ही कहा था मुहावरेदार भाषा है। दूसरा आप देखें, चंपा का भोलापन भी है। ये वो इनोसेंट है, नहीं जानती है, बड़े भोली है, नहीं जानती है कि ये क्या। तो फिर आश्चर्य करती है कि तुम दिन भर ये करते हो। अब इसका मतलब है कि जो कवि है या मैं है इसमें, उसके प्रति चंपा के मन में भी सम्मान है कि वो अच्छा आदमी है, तो जो काम करता होगा अच्छा काम करता होगा। क्योंकि पूछती है ना, क्या यह काम बहुत अच्छा है, तो तुम कागज गोदते हो, यह काम अच्छा है। अब आप देखें कि कैसे बिना किसी फालतू चीज के छोटे छोटे संकेतों से दोनों चरित्र निर्मित हो रहे हैं। हाँ, और उनके मन की दुनिया भी सामने आ रही है, है ना। उनके छोटे छोटे व्यवहार से मनोविज्ञान का ये चित्रण उपन्यास या कहानी में मिलता है। लेकिन त्रिलोचन ने कविता में कितने सूक्ष्म ढंग से संकेतों से किया है, यह सुनकर मैं हंस देता हूं।
फिर चंपा चुप हो जाती है। तो जिस संवाद से मैं हंस देता हूं कह के और चंपा चुप हो जाती है, आप देखें दो तरह की प्रतिक्रियाएं एक बात की होती हैं। अब एक दिन की घटना बताते हैं वो कि चंपा आई तो मैंने कहा कि तुम भी पढ़ लो, और हारे गाढ़े काम सरेगा। सरेगा एक अवधी और भोजपुरी में चलने वाला शब्द है। सरेगा मतलब चलेगा, काम हो सकेगा, है ना। सरेगा मतलब सरेगा में सकेगा ही नहीं है केवल, असल में उसमें सरेगा में निरंतरता का बोध है। अच्छा। तो काम चलता रहेगा, नहीं पढ़ोगी तो काम नहीं चल पाएगा, मतलब ये चीज है। तो काम सरेगा मुहावरा है ये भी। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। अब एक गांधी बाबा के संकेत से आप देखें कि कवि दो बातें बता देता है। एक तो ये कि अभी देश पराधीन है, और दूसरा उस पराधीनता के विरुद्ध गांधी की आवाज पूरे देश में गूंज रही है और जनता गांधी की बात को गंभीरता से सुनती है। गांधी की इच्छा है तो लोग वो करते हैं। और इस तरह गांधी का जो जननायक का रूप है वो भी इतने छोटे से दो संकेतों में झलक जाता है। उनका प्रभाव, उनकी प्रेरणा झलक जाती है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी। अब देखिए वो नहीं पढ़ना चाहती, जानती नहीं पढ़ना, पढ़ना उसको बुरा लगता है। और क्यों नहीं पढ़ूंगी, ये जिद है। देखिए नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो आप देखें कि दो बातें इसमें झलकती हैं। एक तो नहीं पढ़ूंगी की जिद उसकी इसलिए है कि पढ़े लिखे लोगों को उसने जिस रूप में देखा है अपने समाज में, उससे पढ़े लिखे होने के प्रति उसके मन में चिढ़ है, विरक्ति है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग शोषण करते हैं उनका, पढ़े लिखे लोग उनको अपना सेवक बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों से मजदूरी मेहनत करने वाले इन किसानों, ग्वालों, चरवाहों और श्रमिकों की चिढ़ है, क्योंकि विरोध है दोनों का। दूसरी चीज ये दिखती है कि गांधी बाबा का प्रभाव तो बहुत है, लेकिन हर आदमी अपनी जरूरत या अपनी समझ, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनका प्रभाव ग्रहण करता है। गांधी बाबा अगर अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे। अब आप देखें कि वो प्रभाव ऐसा है कि गांधी के उद्देश्य और गांधी के उपदेश के विरुद्ध भी वो प्रभाव हो सकता है ना। कितने सूक्ष्म ढंग से इस बात को उन्होंने संकेतित कर दिया है। बिल्कुल। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। गौना तो आप जानते ही हैं, शादी के कुछ दिन बाद, पहले छोटेपन में शादी होती थी तो कुछ दिन के बाद लड़की को ससुराल भेजते थे जब वो बड़ी हो जाती थी। तो इसलिए गौना बाद में होता था। तो गौने जाओगी, बालम तुम्हारा कुछ दिन संग साथ रहेगा, फिर कलकत्ता चला जाएगा। अब इसमें भी एक संकेत है, देखें कि कलकत्ते में विकास हुआ है, लेकिन जिस जगह के ये लोग हैं, चंपा है और कवि है, यानी अवध प्रदेश, हिंदी प्रदेश, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। और गरीब लोग रोजी के लिए बंबई, कलकत्ता जाते हैं। तो और पूरब के लोग ज्यादातर कलकत्ता की तरफ जाते थे। तो ये बात यहाँ दिखती है कि यहाँ की गरीबी और वहाँ का विकास। तो इस तरह से विकास की, अंग्रेजी जमाने में भारत के विकास की ऐसी नीति थी कि समाज के भीतर असमानता पैदा हुई। एक तरफ अपार पिछड़ापन था, एक तरफ ऐसा विकास था। यहां से निकल के लोग वहां भागने को मजबूर थे, क्योंकि यहां गरीबी थी, वहां साधन था। तो ये औपनिवेशिक विकास नीति की आलोचना भी है, बिना उस पर सीधे बात किए। तो कविता अपने भीतर सीधे साधे ढंग से कितना दायरा समेट रही है, आप देखें, यानी अपने पूरे युग को समेट लिया है इस कविता ने इतनी सादगी के साथ। तो चला जाए कलकत्ता, दूर है कलकत्ता, तुम उसको संदेश कैसे भेजोगी, पढ़ लो, पढ़ लेना अच्छा है, ये तो स्पष्ट बात है, सीधी सीधी बात है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। तो सोच रही थी कि ये तो अच्छा आदमी है, झूठा नहीं होगा, और पढ़ा लिखा है फिर भी झूठ बोलता है। तो पढ़े लिखे के बारे में उसका एक भाव झलकता है। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी। साथ रहना ये एक इच्छा होती है।
और रोजी पाना ये दूसरी इच्छा होती हाँ, है। दोनों ही दोनों के जरूरी बीच हैं। में टकराव है। बिल्कुल। मैं उसको जाने नहीं दूंगी। और अगर कलकत्ता जाने की नौबत आती है तो वज्र गिरे कलकत्ता, वज्र गिरे कहती है। हाँ। वज्र गिरे मतलब वज्र टूट पड़े, हाँ। यानी कलकत्ता नष्ट हो जाए, कलकत्ता खत्म हो जाए, वहां किसी को जाने की नौबत ना आए। इस तरह आप देखें कि कलकत्ता जो अलग करता है उसको ये कवि चंपा के माध्यम से उसकी निंदा करता है। तो आप ये देखें कि गांव के गरीबों की जीवन स्थिति कैसी है, उनके जीवन की विडंबना कैसी है कि साथ रहते हैं तो पेट भरना मुश्किल है, पेट भरने के साधन जुटाते हैं तो साथ रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल। इस तरह जैसे उर्वशी के बारे में कहा गया ना कि पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाओगी। तो यहां रोजी और साथ दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। रोजी मिलेगा तो साथ नहीं मिलेगा, साथ मिलेगा तो रोजी नहीं मिलेगी। विकास की इस विडंबना को कवि ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। और सवाल अपने आप पैदा होता है कि क्या आज पूरी तरह ये विडंबना समाप्त हो गई है? अगर नहीं तो इसे समाप्त करने की दिशा में हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़े, जो शिक्षा ग्रहण कर रही है वो चेतना ग्रहण करे और समाज को अच्छी दिशा में निर्मित करने का, एक अच्छे समाज को बनाए, एक अच्छा समाज बनाने का कर्तव्य पूरा करे। वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी व्याख्या इस कविता की। अब इस कविता को अगर संक्षेप में देखें तो इसका मूल संदेश क्या है? मूल संदेश देखिए, ये कविता इतनी व्यापक अर्थवत्ता की है कि इसके मूल संदेश को सिर्फ एक पॉइंट से नहीं कह सकते। इसके दो मूल संदेश हैं। यानी दोनों संदेश एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। पहला संदेश तो यह है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो पढ़ें लिखें, अज्ञान से निकलें। जैसा बाद में चल के सफदर हाशमी ने एक गीत लिखा, वो शायद इसी से प्रेरित होकर लिखा कि पढ़ना लिखना सीखो ऐ मेहनत करने वालों। तो एक तो संदेश ये है जो कि अक्षर नहीं चिन्हिती से ही शुरू हो जाता है। और दूसरा यह है कि शिक्षा के साथ साथ विकास ऐसा हो जो मानवीय हो। तो इसलिए विकास नीति ऐसी बनाई जाए। मानवीय को थोड़ा स्पष्ट करें डॉक्टर साहब, मानवीय से क्या आशय है? विकास नीति ऐसी बनाई जाए जहां मेहनत करने वाला भी शिक्षित हो और जैसे संपन्न घरों के लोग आराम से जीवन बिताते हैं, आपस में साथ साथ रहते हैं, ऐसे मेहनत मजदूरी करने वाले भी अच्छे ढंग से जीवन बिताएं, वो भी साथ साथ रहें। अगर वहां रहें, गांव में या कलकत्ते में रहें या कहीं भी रहें, तो वो भी साथ साथ रह सकें। यानी उनकी भी दशा अच्छी हो। मानवीय तो तब होगी ना जब सभी मनुष्यों के बीच में कुछ इतनी समानता हो कि सब आराम से जी सकें, सब न्यूनतम शिक्षा पा सकें। तो शिक्षा, रोजगार और मनुष्यों के बीच जितना अंतर है, जितनी विषमता है, जितना भेद है, ये कुछ कम हो, ये मानवीय होना है। क्या बात है जी डॉक्टर तिवारी, आपने इस कविता की जो कठिन पहलू थे उन सबको उजागर कर दिया। इससे कविता की मार्मिकता उद्घाटित हो जाती है और मेरा विश्वास है कि इससे हमारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने कवि त्रिलोचन और उनकी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से जुड़े हुए जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से विशेष अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा पिन कोड है 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।